मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। इस हुकूमत ने कि जो फैक्टिव के कानून हैं उनको इस्तेमाल करके अपने आप को आमिराना ताकत दिलवाने की कोशिश की। ये हुकूमत अगर समझती है कि हमें फैक्टिव का नाम लेके इस हुकूमत को इस किस्म के इख्तियारात दे कि वो पाकिस्तान के शहरी को 6 महीने के लिए एक मिसिंग पर्सन बना सकते हैं, तो मैं कभी ये इजाजत नहीं दे सकता। हम किसी एनआरओ की दिलचस्पी नहीं रखते। ये एनआरओ के असल एनआरओ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो और उनकी जो क्लोज फैमिली है, उनकी सदाकत और उनकी अमानत पे बड़े सवालिया निशान है। आया उन्होंने जिंदगी में 1 रुपया भी कमाया है? उन्होंने जिंदगी में किसी की मदद भी की है? वो खुद ये बताएं कि ये $65 मिलियन स्विस अकाउंट्स में उसका क्या हुआ। उनको ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा, उनको उनका जवाब अपनी फैमिली ही में मिल जाएगा। उनका कोई इखलाकी जवाज नहीं बनता है कि वो करप्शन पे बात करें। हुकूमत ने कहा कि 4 बिल हैं जिनको हम मंजूर कराना चाहते हैं। 3 बिल ऐसे हैं जो हमारी फैटफ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करते हैं और एक हम नैब के बिल पास करवाना चाहते हैं। और ये भी कहा गया कि हमारी ख्वाहिश है कि 4 बिल इकट्ठे पास हो। तीसरा बिल था इकोनॉमिक टेररिज्म का। इतना खौफनाक बिल मैंने कहा कि कम से कम मैंने अपने 32 साल की पार्लिमानी जिंदगी में नहीं देखा। हमने कहा यार आप में कोई अकल है, आपको कोई समझ है कि आप कर क्या रहे हैं। इसके बाद उन्होंने वो बिल विड्रॉ कर ली। फिर बात आई कि जी नैब पर बात कर ली। हमने कहा जनाब ये मुसवदा तो आपके अपने लोग जो हैं जो नैब में फंसे हुए हैं वो फंसेंगे, उनको एनआरओ देने के लिए है। और दूसरा आप चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करना चाहते हैं तो उसको एक्सटेंशन देने की गुंजाइश रख दी है। झगड़े की जड़ जो आपके सामने लाया जा रहा है वो नैब कवानीन नहीं है, वो फाटफ के कवानीन में जो इन्होंने हमारे साथ धोखा किया बगैर तरामीम लाके, ये है झगड़े की जड़। एनआरओ कौन मांग रहा? कोई नहीं। ये रखें अपना नैब अपने पास। सारे भुगत चुके हैं और भुगत रहे हैं, आगे भी सामना करेंगे। हमने इनसे कोई रियायत नहीं मांगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख्वासत कल गवर्नमेंट ने 2 बिल कौमी असम्बली से पास करवाए थे और अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया था उस पर। आज सबका ख्याल यह था कि जब सेनेट में ये बिल पेश किए जाएंगे तो अपोजिशन इसको रेजिस्ट करेगी, लेकिन आज जब लोगों ने आंखें खोली तो एक दूसरा मंजर पूरी कौम के सामने था कि अपोजिशन ने उन दोनों बिल्स को सेनेट के अंदर मंजूर कर लिया जिनके बारे में कल इनकी कोई रिजर्वेशन थी। बहरहाल अच्छा हुआ, जाहिर है पाकिस्तान को जरूरत थी और ये पाकिस्तान के लिए बिल पास हुए, गवर्नमेंट ने पेश किए और अपोजिशन ने इनको तस्लीम कर लिया। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन बिल्स के पास होने के बाद एक नई डिबेट शुरू हो गई मुल्क में। वो गवर्नमेंट की तरफ से यह है कि फैटफ को सामने रख के अपोजिशन नैब को खत्म करना चाहती थी या नैब के अंदर कुछ ऐसी तरामीम करना चाहती थी जिससे नैब का डंग निकल जाए और वो एक केचुआ बन के रह जाए। जबकि दूसरी तरफ जो अपोजिशन है उसकी तरफ से यह एतराज किया जा रहा है कि फैटफ को सामने रख के गवर्नमेंट एक ऐसा बिल पास करवाना चाहती थी जो पाकिस्तान की तारीख में आमराना तरीन बिल था। और इन अपोजिशन का ख्याल यह है कि अगर वो बिल पास हो जाता तो पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम खत्म हो जाता और कोई शख्स भी आराम से जिंदगी ना गुजार सकता। ये दोनों एतराजात किस हद तक दुरुस्त हैं, गवर्नमेंट का मौक़िफ़ दुरुस्त है या अपोजिशन का मौक़िफ़ दुरुस्त है, ये हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। और फैसल जावेद साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। फैसल जावेद साहब ये फरमाइएगा सर, ये अचानक 2 बिल्स के पास होने के बाद आपके मौक़िफ़ में भी शिद्दत आ गई है और आपका ख्याल यह है कि ये फैटअप को सामने रख के एक बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल किया गवर्नमेंट अपोजिशन ने और ये नैब को खत्म करना चाहते थे, जबकि अपोजिशन का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो किसकी बात पे यकीन किया जाए? जी अस्सलाम वालेकुम जावेद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में दावत दी। और एक सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारक हो कि आज भारत को शिकस्त हुई है और पाकिस्तान कौम को मुबारक हो कि ये इंतहाई ज़रूरी लेजिस्लेशन थी, क्योंकि भारत चाहता था कि हम ये ना करें
और हम ग्रे लिस्ट में रहे फैटिफ की, जिससे बड़ी तबाही होनी थी पाकिस्तान में। महंगाई का एक तूफान आना तो बड़ी गंभीर सिचुएशन हो जानी थी। और अल्लाह का शुक्र है कि ये जो पास होगी है लेजिस्लेशन, और इस पर सब पाकिस्तानियों को मुबारक हो। और इस पर पाकिस्तानी कौम ने, हमारी पार्लियामेंट ने यकजहती का मुजाहरा किया, जो कि एक बहुत खुशाइन बात है। इसी तरह हम पहले दिन से कहते आए हैं कि जो भी पब्लिक इंटरेस्ट की लेजिस्लेशन है उस पर हमें यकजहती दिखानी चाहिए। और जहां पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन की चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह से ये कहते रहे कि जी कौन सा एनआरओ, इमरान खान क्या कहते हैं एनआरओ, वो कौन सा एनआरओ है, तो जावेद चौधरी साहब ये है वो एनआरओ जो इन्होंने डिमांड्स लिख के भेजी हैं, यानी कि 38 जो शिकें हैं नैब अमेंडमेंट बिल की, ऑर्डिनेंस की, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस की, उसमें से 38 में से 34 कहते हैं तरामीम दे दी इन्होंने। और सारी की सारी जो तरामीम है इनका ताल्लुक पर्सन स्पेसिफिक है, शख्सियात के साथ है, क्योंकि जो इनकी फहरिस्त है उसमें अगर चीदा हम नजर डालें तो समझ आ जाती है कि ये क्यों है एनआरओ। 1999 से पहले जो किया वो किया, उसको टच नहीं किया जाएगा। है कि ये फैटफ को बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करनी थी अपोजिशन, और इनकी कोशिश ये थी कि नैब को लपेट दें इससे। आप ये जो दो बिल पास किए इन्होंने, ये तो खुद इनकी तकरीरें सुने ना कल इन्होंने जो पार्लियामेंट में की है। अच्छा, इसमें चौधरी शुगर मिल्स केस, सरे महल, मेफेयर अपार्टमेंट्स, एवरफील्ड अपार्टमेंट्स, हुदैबिया के सारे खत्म हो जाए, 1999 तक हलाला मिल जाए और यूं कर दें। फिर जी 99 करोड़ 99,99,000 क्या होता है जी, 999 तक करप्शन करने दें, 1 रुपया कम जो है वो हम करेंगे तो उसको टच ना करें। फिर जनाब ये कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को नैब जो है वो टच नहीं करेगा। तो ये पूरा जो डॉक्यूमेंट है ये है एनआरओ, वो एनआरओ जिसकी इमरान खान बात करते थे और ये कहते थे कौन सा एनआरओ नहीं देंगे, यानी ये एक्सेप्टेबल नहीं है बिल आपके लिए, खत्म हो गया, बस ये चैप्टर क्लोज। एक्सेप्टेबल नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट की लेजिस्लेशन पे हमें इकट्ठा होना चाहिए, पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन पे सॉरी ये नहीं हो सकता। ये इस तरह से मुल्क नहीं चलते। ओके चौधरी मंजूर साहब, देखिए आपने सुन लिया फैसल जावेद साहब का मौकफ। ये तो वैसे कल से 2 दिन से का यही मौकफ है। वो ये कह रहे हैं कि आपने फैटफ को सामने रख के बार्गेन करने की कोशिश की है। आप चाहते थे कि नैब खत्म हो जाए लेकिन गवर्नमेंट नहीं मानी और अब ये चैप्टर क्लोज्ड है, नैब इसी तरह रहेगा। सर बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। पहले तो मैं एक गुजारिश करूं, मैं चूंकि मेंबर नहीं हूं, ये दोनों मेंबर हैं सेनेट के, तो उसकी तफसील तो ज्यादातर डॉक्टर मुसद्दक साहब बताएंगे कि कौन कौन से बिल्स हैं। मेरा ख्याल है इन्हें कम से कम अगर कोई चीज दुरुस्त हो जाती है तो उसको दुरुस्त तरीके से पेश करना चाहिए। ये फैट जो बिल है जिस पे एतराज था उसको इन्होंने विड्रॉ किया, उसको टेबल ही नहीं किया। पहली बात तो ये है, ये झूठ कह रहे हैं कि वो फैटफ वाला बिल जो है वो पास हो गया है। दूसरा जो बिल था जो सिक्योरिटी काउंसिल वाला था, उस पे भी अपोजिशन की जो तरामीम थी वो इन्होंने एक्सेप्ट की है। इसका मतलब ये है कि हुकूमत का बिल पास नहीं हुआ, बल्कि वो बिल पास हुआ है जो अपोजिशन ने उन तरामीम के साथ प्रेजेंट किया है, या जो तरामीम अपोजिशन ने प्रेजेंट की हैं उसको सेनेट ने यूनानिमसली पास कर लिया है। एक तो मैं ये कहूंगा कि जहां पे कोई ऐसी नैब के बारे में जो आपकी तजावीज़ थी उनको मुस्तरद कर दिया, मतलब अब नैब में कोई तब्दीली नहीं हो रही, क्योंकि 4 बिल्स कल होते ना सर, एक इंसदाद दहशतगर्दी बिल जो आपने रिजेक्ट कर दिया, गवर्नमेंट ने उसको फेंक दिया। फिर नैब के बारे में आपकी तजावीज़ थी, गवर्नमेंट ने उसको लपेट के उसको फेंक दिया। 2 जो बिल फैटफ के थे वो मंजूर हो गए। मैं उधर आ रहा हूं। ये जो फैटफ वाला है वो इस तरह से ड्रैकोनियन बिल है कि उसके अंदर इंटीरियर सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी फैसला करेंगे, एक बंदा 90 दिन के लिए गायब, फिर 90 दिन के लिए और गायब, यानी 6 महीने एक बंदा गायब, पता ही नहीं है कौन है, किधर है, कहां पे नहीं है। तो ये एक ऐसा करना चाह रहे थे, लेकिन एक मैं इनसे कह दूं कि जिसने ये इस किस्म की कानून साजी की है उसी ने भुगती है। दूसरी बात यह है कि मैं तो नैब का मुखालिफ हूं और खुदा मुखालिफ हूं। मैं ये कहता हूं कि नैब का टोटल खात्मा होना चाहिए और इसकी जगह पे एक ऐसा इदारा आना चाहिए जो सबका एहतसाब करे,
इनकी हैसियत तो इतनी है कि ये जो अभी ये जो ऑर्डिनेंस लैप्स हो रहा था जिसको ये लेकर आए, इनकी हैसियत ये है कि इस मुल्क के बिजनेसमैन जाकर आर्मी चीफ से मिलते हैं और वो वहां पे उनको कहते हैं कि ठीक है आपको खत्म कर दिया जाएगा, और अगले दिन आकर वजीर आजम से मिलते हैं और वो खत्म हो जाता है। ये तो हैसियत है इनकी। खैर से तो इनसे कोई बात करने की जरूरत मेरा नहीं ख्याल। मैं जो सब, चूंकि आप भी गांव के रहने वाले, मैं भी हूँ, मुझे जब सियासत शुरू की तो मुझे एक बुजुर्ग ने, आपको पता है फोक विजडम में बहुत काम की बातें होती है, मैं गांव में गया, बाबे ने बताया, उन्हें क्या पुत्र मैं तुम दसा छोटा बंदा कौन होता है? छोटा बंदा वो होता है, निक्का बंदा या छोटा आदमी वो होता है जिसकी आप इज्जत करें तो वो कहता है ये मुझसे डरता है। ये उसकी पहली निशानी होती है। बाकी भी बहुत सारी निशानियां बताई। तो इनसे अगर कोई बात करें तो ये कहते हैं देखा ये डर गए, देखा ये एनआरओ मांग रहे हैं। ये कौन इनसे एनआरओ? लेकिन वो देखिए बात ये है कि कल आपने कौमी असेंबली में बहुत शोर किया, पूरी अपोजिशन ने बहुत शोर किया और ऐसा लग रहा था कि आप इन बिल्स को पास नहीं होने देंगे सेनेट में। लेकिन आज जब सेनेट में तो बिल पेश हुए तो आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो अगर आपने आज एक्सेप्ट कर लेना तो कल ही कर लेते सर। दो बिलों को मिक्सअप कर रहे हैं, आप दो बिलों को मिक्सअप कर रहे हैं। वो जो फैक्टअप वाला जिसपे बहुत शोर हुआ वो नहीं आया, और दूसरा बिल भी तरमीम के साथ पास हुआ। इसका मतलब यह है कि हुकूमत का बिल पास नहीं हुआ। मुझे ये डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब से पूछना है। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि सर ये जो एक बिल आपने मुस्तरद कर दिया था कि जिसमें 90 से के लिए बंदे को उठाया जा सकता है किसी भी मनी लॉन्डर जो है उसके केस के इशू में, और फिर 90 दिन की तोसी दी जाती, क्या वो बिल पास हो गया है या नहीं हुआ? नहीं जी, वो बिल पास नहीं हुआ क्योंकि वो तो बड़ा बदनीति पे मुनहसर था। यानी आप ये सोचिए कि हम तो नैब के जो बिल हैं उसके ऊपर ले दे करते रहते हैं, और इस बिल में तो कुल ताकत जो है वो सेक्रेटरी इंटीरियर को दी गई थी कि अगर वो किसी भी ट्रांजैक्शन को समझता है कि ये मशकूक ट्रांजैक्शन है, मसलन आप बाहर से कोई चीज़ मंगवाते हैं, घर की कोई चीज़ मंगवाते हैं या अपनी फैक्ट्री के लिए कोई चीज़ मंगवाते हैं, लेकिन अगर सेक्रेटरी साहब ये समझते हैं कि ये मशकूक ट्रांजैक्शन है तो वो 90 दिन के लिए बगैर जमानत के आपको अरेस्ट कर सकते हैं, और फिर 90 दिन की उसमें एक्सटेंशन दी जा सकती थी। तो इस पर बहुत ज़्यादा लेदे हुई, बहुत शोर हुआ, तो वो बिल टेबल नहीं किया गया। गालिबन वो हुकूमत ने अपना बिल जो है वापस ले लिया है। आज जो दो बिल पास हुए हैं उनका ताल्लुक FATF से है, और मैं आपको उनकी बता देता हूँ तफसील। उनमें से जो दहशतगर्द हैं, इससे पहले जो कानून था पाकिस्तान में मुजवजा कानून, उसके मुताबिक अगर दहशतगर्दों की फाइनेंसिंग की जाए तो 1 करोड़ रुपया जुर्माना था, और अब जो बिल आज हमने पास किया है उसमें अगर कोई तंजीम दहशतगर्दों की फाइनेंसिंग कर रही हो तो जुर्माना 5 करोड़ है, और अगर कोई फर्द दहशतगर्द तंजीमों की फंडिंग कर रहा हो, फाइनेंसिंग कर रहा हो तो जुर्माना 2.5 करोड़ है, और इस 2.5 करोड़ के साथ उनको 10 साल तक सजा भी दी जा सकती है। तो ये बिल हमने पास किया है। और एक और बिल है जिसमें हमारी कुछ लकूनास थे हमारे कानून में। लकूनास क्या थे कि जब 1948 में हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड बिल पास किया तो उसमें डेलीगेशन की प्रोविजन नहीं थी और उसमें इंडेमनिटी की क्लॉज नहीं थी। ये दोनों क्लॉजेज जो हैं 1970 में ज़्यादातर कानूनी लैंग्वेज में आना शुरू हुई। तो हमने वो दोनों चीज़ें जो थी, यानी गुड फेथ इंडेमनिटी जब आप कोई काम कर रहे हो, और डेलीगेशन, हुकूमत डेलीगेट कर सकती है किसी भी झेली इदारे को जो पाकिस्तानी इदारा हो। हमने उसमें सिर्फ तरामीम ये की हैं कि वो कौन कौन है जो इसकी जद में आते हैं, उसको हमने बड़ी शफाफ तरीके से लिख दिया है। और दूसरी बात ये की है कि डेलीगेशन जो है वो मासिवा पाकिस्तानी इदारों के किसी को नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कानून में ये ना लिखा हो तो क्योंकि फैटिफ से रिलेटेड है तो एक गुमान में ये भी बात आती थी कि कहीं बाहर एक सवाल ये है कि जो तजावीज कल आपने कौमी असेंबली में दी थी और गवर्नमेंट ने वो एक्सेप्ट नहीं की थी और उसके बगैर वो बिल पास करवा दिया था, आज सेनेट में क्या आपकी तरमीम जो है उसको इन बिल्स का हिस्सा बना लिया गया उसी तरह जिस तरह आप कौमी असेंबली में चाहते थे या नहीं? ये एक सवाल है आपके पास, और इसके जवाब से पहले छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब ये फरमाइएगा कि जो आप तजावीज आपकी थी, जो तरमीम थी बिल में कौमी असेंबली में जो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं की थी, आज सेनेट में वो सारी एक्सेप्ट हो गई हैं? जी, आज वो तमाम एक्सेप्ट हो गई हैं। और ये कल भी जो आपको झगड़ा नजर आ रहा था उसकी जो बुनियादी वजह है वो तरीका एकार है। जब कल हमारे सामने ये बिल रखा गया सेनेट में
तो जो मिनिस्टर इंचार्ज जिन्होंने ये पेश किया, नॉट मिनिस्टर इंचार्ज, पार्लिमानी अमूर के वजीर जिन्होंने ये बिल पेश किया था, उन्होंने दरख्वास्त ये दी थी कि इसको कमेटी के पास ना भेजा जाए और मुल्की मुफाद में इसको वहीं पे इस पे वोट कर लिया जाए और अडॉप्ट कर लिया जाए, जो बहुत मुश्किल था क्योंकि हम सब वहाँ पे सेनेट में इसीलिए बैठे हुए हैं कि हम हर चीज़ को एक तनकीदी जायजा उसका लें और किसी भी बिल को बेहतर करने, मुल्की मुफाद में बेहतर करने की तरफ देखें। तो हमने उनसे यही दरख्वास्त की कि ये कैसे हो सकता है कि हम बगैर पढ़े किसी बिल के ऊपर साइन कर दें या यहीं पे बैठे बैठे टेबल हो, क्योंकि वो उसी वक्त टेबल हुआ था। उससे पहले हमें ज्यादातर मुसव्वदे जो हैं वो मिल जाते हैं डाक में 1-2 दिन पहले, मगर वो टेबल सेनेट में ही किया गया। तो इस पे सबने इतराज किया, सब पार्टीज का इतराज था और मैं समझता हूँ कि उसमें अच्छा तदब्बुर दिखाया चेयरमैन साहब ने। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ये बिल ले जाइए, आज रात को पढ़ लीजिए और सुबह सुबह आप अपनी मीटिंग कर लें लॉ एंड जस्टिस कमेटी की। और उसमें दीगर भी बहुत से, पहली मीटिंग थी जिसमें इतने ज़्यादा इन्वाइटेड गेस्ट थे क्योंकि बड़ा अहम मामला था, तो सब लोगों को दावत दी गई कि वो तशरीफ लाएं। तो पूरा हाउस तकरीबन फुल ही था वहाँ पे। तो वहाँ पे फिर तनकीदी जायजा लिया गया और वो तमाम तरमीमें जो कल नेशनल असेंबली में पेश नहीं की गई थी उनको री इंट्रोड्यूस किया गया और कुछ 1-2 नई तरमीम जो हैं वो भी ऐड की गई। गवर्नमेंट ने भी अपना रवैया नरम किया और आपने भी अपना मौकफ नरम किया, अच्छी बात है। ये मुल्क की जरूरत थी और मुल्क की जरूरत पे मेरा ख्याल है हमें सियासत नहीं करनी चाहिए, किसी को नहीं करनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा सर, जब ये मुल्क को जरूरत थी तो आपको नैब की शक्ल में एनआरओ लेने की क्या जरूरत थी? आप खुले दिल से शुरू में ये दोनों बिल्स पास कर देते। ये जो आपने 35 या 38 से तजावीज नैब के कानून में कर दी, तो ये आपने ज्यादती नहीं की? आप बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया आपने इस मौके को? देखिए, मैं तो बिल्कुल कतई ये बात नहीं समझता जो आप कह रहे हैं। मैं आपको ये बता सकता हूं कि 5 तारीख डेडलाइन है, दरमियान में ईद की छुट्टियां, और 5 तारीख डेडलाइन है FATF की कि ये दोनों मुसव्वदात जो है मंजूर किए जाएं। ये बात फरवरी से पिछले साल से मालूम है हुकूमत को, बल्कि वेबसाइट के ऊपर भी लिखी हुई है, अगर आप FATF की वेबसाइट के ऊपर चले जाएं। इसकी वजह से किसी भी वक्त हुकूमत ये मुसव्वदा जो है इस बिल का वो ला सकती थी, टेबल कर सकती थी सेनेट के अंदर। अगर कोई पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा नेशनल असेंबली में बढ़ गई है और वहाँ पे बहुत मुश्किल, जो मुझे बज़ाहिर दिखता है कि बड़ा मुश्किल हो गया वहाँ पे कोई मस्बत कानून साजी करना, तो आप सेनेट में ले आते, सेनेट की कमेटी में दे देते और उस पर जो हमने ओवरनाइट काम किया, कल रात 2-3 बजे तक हम ये काम करते रहे। शाहिद अब्बासी साहब से भी मेरी बात हुई, उन्होंने जो हमें बताई कि ये चीज़ें इन पर गौर करने की ज़रूरत है, वो भी इंट्रोड्यूस हुई। फारूक नाइक साहब ने बहुत मेहनत की और बहुत सी अच्छी चीजें उसमें इंट्रोड्यूस की। आयशा रजा फारूक ने बड़ा नैब कवानीन में जो तरामीम है, ये कंट्रोवर्सी क्यों है सर? फिर जी मैं उधर ही आ रहा हूँ। देखिए, ये कंट्रोवर्सी इस वजह से कि सारे बिल्स इकट्ठे सामने आए हैं। अगर ये फरवरी के बजाय मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी किसी भी वक्त अगर ये ले कर दिया जाता तो इसका कोई ओवरलैप ना होता नैब से और हम इसका एक अच्छा मस्बत तनकीदी जायजा लेके इनको पास कर देते और नैब का मामला चलता रहता। अब नैब के हवाले से मेरा अपना नुक्ता नज़र जो है वो चौधरी मंजूर साहब के नुक्ता नज़र से मिलता है। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नैब का कानून इसी शक्ल में रहे। इमरान खान साहब के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नैब पे बात नहीं होगी, अगर कैद की सहूबतों पे बात नहीं होगी, या वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं होंगी जो शाम को होती हैं जिसमें कहा जाता है कि ये भी चोर हैं, ये भी चोर हैं, ये भी माफी हैं, ये भी माफी हैं, तो फिर बात करनी पड़ेगी आपको हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर। इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि जब तक परफॉर्मेंस दुरुस्त नहीं होती तब तक लोगों को जेलों में डॉक्टर साहब आपकी तरफ से मुझे फैसल जावेद साहब की तरफ जाना था, मैं फिर वापस आऊंगा आपकी तरफ। फैसल ये फरमाइएगा, ये जब एक खबर चल रही थी कि जो ही सेनेट से दोनों बिल पास हो गए तो प्राइम मिनिस्टर साहब एक पार्लिमानी कमेटी जो आपकी पार्टी की है उसको हेड कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अब नैब के ऊपर कोई बात नहीं हो सकती और अब हम कोई बार्गेनिंग नहीं करेंगे, कोई एनआरओ नहीं करेंगे, और सब वुज़रा को, सब लोगों को कहा कि आप मुंह तोड़ जवाब दें अपोजिशन का। तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो नैब के ऊपर इन्होंने जो इस कानून के अंदर ये जो 34 इनकी डिमांड्स है ना एनआरओ वाली, ये तो किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि आप पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन करें? एक जो इन्होंने तरमीम की है इसके पीछे एक इनका बंदा छूटता है। इनका हर एक तरमीम के पीछे एक ना एक बंदा क्लियर हो जाता है, उसको कोई नहीं पकड़ सकता। आम आदमी के लिए जेलें और इनके लिए वेलें, इस तरह नहीं होता। कभी भी पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी नहीं होती है।
आप इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक जो है वो कानून साजी करते हैं, क्योंकि आप पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो उस पे तो हम ओपन हैं, जरूर इस पे डिबेट होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। लेकिन ये जो चार्टर, गवर्नमेंट क्या चाहती है कि नैब में क्या क्या चीजें बदली जा सकती है और क्या नहीं बदली जा सकती? देखिए जावेद चौधरी साहब, कई चीजें हैं जिस पे हम बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन जो मैं कहने का मकसद है ना, स्पिरिट समझें कि जो भी शिके हैं, जहां आप समझते हैं कि लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक जो है वो इस कानून में ठीक होनी चाहिए, वो तो बिल्कुल हम उस पर मानते हैं। लेकिन ये जो है ना, जो मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो एनआरओ है इनका, ये जो एनआरओ मांग रहे हैं इसके थ्रू, ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है इसमें 34 अमेंडमेंट्स हैं और एक एक अमेंडमेंट के पीछे इनके अपने इंटरेस्ट हैं। पब्लिक का कोई इससे लेना देना नहीं है, या मुल्क के लिए बेहतर हो वो कोई लेना देना नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रहा था कि कहते हैं कि अब ये अजीब सी बात है कि 5 साल पीछे तक है, उससे पीछे आप ना देखें, 99 से पीछे आप ना देखें, यानी कि सारे केसेस चौधरी शुगर मिल्स, सरे महल, इवनफील्ड अपार्टमेंट, रैबिया केस सब चले जाए। इसी तरह काबिल एतराज बात इन्होंने इसमें कर दी अपनी डिमांड्स में कि जी 1 अरब से नीचे अगर 1 रुपया भी हो तो वो मसला नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं मसला होना चाहिए भाई? फिर तीसरा इन्होंने कह दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो नैब के उसमें ना आए। क्यों ना आए भाई? तो इसका मतलब है कि सारी आज़ादी इन्हें चाहिए और इसमें इस तरह नहीं। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो मोस्ट वेलकम, और कमेटीज के अंदर हम बैठ के इस पे जामे गुफ्तगू और डिबेट हो सकती है। इन्होंने कहा कि जी ये सारा इकट्ठा आ गया, हमने इसको बार्गेनिंग टूल पे इस्तेमाल नहीं किया। कैसे नहीं किया? आप पहले दिन से आपकी नेशनल असेंबली में जो तकारीर हैं, जब पहले प्राइम मिनिस्टर स्पीच कर रहे थे तो इन्होंने कहा हुकूमत फेल होगी, है, शोर शराबा किया, घंटों पे मबनी ये तकरीर करते थे कि जी करप्शन और अपनी मनी लॉन्ड्रिंग के जो इनके लीडरान है उनको बचाने के लिए। फिर जब हमने कश्मीर कॉज जब उठा पूरी दुनिया में, तो ये कंटेनर लेके आए गए, कश्मीर कॉज को बैक बर्नर पे कर दिया, ब्लैकमेलिंग टैक्टिक। फिर इन्होंने कोरोना को बड़ा कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की, जहां दुनिया तारीफ कर रही है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ना सिर्फ कोरोना को अच्छा हैंडल किया बल्कि अफलास, भूख, उसको भी बड़ा अच्छा हैंडल किया है, तारीफ हो रही है। ये थ्रू आउट उसको कंट्रोवर्शियल जो है से कि आप गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जो 34 तजावीज है इसको बांधने के लिए तैयार नहीं। चौधरी मरदूद साहब ये फरमाइए सर, ये आज शिबली साहब ने भी कहा है कि बिलावल साहब पहले ये बताएं कि उन्होंने तो एक पैसा नहीं कमाया जिंदगी में, तो वो अरबों बल्कि खरबों रुपए के असासों के कैसे मालिक हो गए, और आप ये जो फैटअप का इशू था उसके जरिए अपना मामला खत्म करना चाहते हैं, आप एनआरओ करना चाहते हैं। वो अरबों के मालिक वैसे नहीं बने जैसे इमरान खान बने हैं। आप जरा देख रहे, उसका दादा, उसका नाना कौन थे और क्या उन्होंने अपनी औलाद को तरके में छोड़ा, उस पर मैं बहस में नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं दूसरी तरफ आना चाह रहा हूँ कि देखिए, मुझे नैब उस नैब को नहीं माना है जो चीफ मिनिस्टर सिंध को तो बुलाए, लेकिन चीफ मिनिस्टर केपीके को, मौजूदा को, जिसका प्रूव्ड केस हो मालूम जबा में, और साबिक चीफ मिनिस्टर जिसपे कई इल्जामात प्रूव्ड हो, उनको ना बुलाए। मुझे नहीं ऐसी नैब को मानना। मुझे ऐसी नैब को नहीं मानना जो एक को इंक्वायरी की स्टेज पर गिरफ्तार कर ले, दूसरे को इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर, तीसरे को रेफरेंस की स्टेज पर और चौथे को रेफरेंस फाइल करके बिना गिरफ्तार करे। मुझे ऐसी नैब को नहीं मानना जो सेम इल्जामात में ओमनी ग्रुप जिसका हिस्सा 1.6% है वो जेलों में पड़े हों, और जो 22% हिस्से का मालिक हो वो इस मुल्क में फरार हो जाए, और चीनी आज भी 95 रुपए हो जाए। मुझे इनकी रिपोर्टों को चाटना है। मुझे ऐसी नैब को नहीं मानना जो विच हांट करे, जो इनका पॉलिटिकल एजेंडा लेकर जाए। मैं उसके खात्मे की बात कर रहा हूं, जो जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हो कि ये सियासी और सियासी मुकम्मल खात्मा चाहते हैं, तो फिर आपने ये तजावीज क्यों सर प्रपोज की? फिर आपने नहीं, मेरी गुजारिश तो सुन लेना, मेरी गुजारिश सुन ले। मुझे नहीं मानना, मुझे तो सुप्रीम कोर्ट और जो उन्होंने कहा है, जो इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने और खोसा साहब के फैसले ने कहा है, उसकी रोशनी में हमारे कुछ लोगों ने कहा कि इनसे बात कर लेते हैं। मैंने अपना वाज़े मौक़िफ़ दिया था कि आप इनसे बात करेंगे, ये तमाशा करेंगे, कोई जरूरत नहीं है, इसको रहने दे। हमने भुगत लिया है, इनकी बारी आने वाली है और आ रही है। ये 2-3 महीने चेयरमैन के रह गए, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद ये सारे
इन केसेस के अंदर गिरफ्तार होंगे। मेरी आज की प्रेडिक्शन याद रखना। अच्छा मुझे अब ब्रेक सवाल ये है, 2 सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं जो आपकी गुफ्तगू से मैंने अखज़ किए। पहला सवाल तो ये आपने कहा 2-3 महीने रह गए हैं, तो आपको कैसे पता चला कि 2-3 महीने रह गए और 2-3 महीने बाद ये कहां जा रहे हैं? दूसरा सवाल ये है कि इनका कहना है कि हम बात करने के लिए आज भी तैयार हैं, लेकिन आप ये समझ रहे शायद कि अब कोई बात नहीं होगी। तो ये आप क्या दरवाजे आपके खुले हैं या आपने भी बंद कर दिए? दोनों सवाल आपके पास है। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। चॉइस है ये फरमाइएगा, ये 2-3 महीने बाद कहां जा रहे हैं? दूसरा आपने ये कहा कि अब नैब पे बात नहीं हो सकती, गवर्नमेंट तो बात करना चाहती है, तो आप क्यों नहीं करना चाहते इनके साथ? नहीं, उसमें ये इन्होंने जो पहले तो बात ये है कि ये जो इन्होंने मसवदा दिया था, उस पे ये था कि ये मसवदे में ये इस चेयरमैन की एक्सटेंशन चाह रहे थे, ये डॉक्टर मुसद्दक साहब, और जो मुझे उस कमेटी ने बताया कि मुद्दत 4 साल करना चाह रहे थे कि मुद्दत इसकी इस बिल के अंदर 4 साल कर दी जाए। वापस ले लिया जी, वो वापस ले लिया था गवर्नमेंट ने। दूसरी जो मेरी गुजारिश ये है कि इस नैब को बिल्कुल खत्म करने की बात करनी चाहिए। तीसरी बात ये है कि कम से कम ये तो डिफाइन करें ना कि एंटी करप्शन क्या कर रहा है, FIA ने क्या करना है और नैब ने क्या करना है। तीनों एजेंसी एक ही काम कर रही हैं, किसी का कोई डिफाइन नहीं है कि किसने कितनी अमाउंट का करना है, किसने कितनी अमाउंट का नहीं करना। ये एक तमाशा इस मुल्क के अंदर बड़ा है। जिसको मर्जी आप एंटी करप्शन को भेज दें, जो मर्जी केस आप नैब उठा ले, जो मर्जी केस है FIA उठा ले। तो तीसरी बात ये है, कैसे कह रहे हैं कि बजट इनके पास 2-3 महीने सर? उसकी 2 रीजन हैं। एक तो चेयरमैन के पास 2-3 महीने हैं जो नैब का है, इनके पास भी इतने ही हैं, क्योंकि ईद के बाद मैं उस मीटिंग में मौजूद था जो मौलाना साहब के साथ हुई, शहबाज शरीफ साहब के साथ हुई। तो हम सीरियस हैं, हम ये समझते हैं कि जो लोग हैं वो आप गुजारा नहीं कर सकते। अब अगर सियासी पार्टियों ने अपना किरदार अदा ना किया तो लोग खुद से निकल आएंगे। और इस मुल्क में इस वक्त महंगाई के हाथों जो लोग जलील हो रहे हैं, उनका कोई शुमार नहीं है और इन्हें कोई फिक्र नहीं है। इन्हें कोई फिक्र नहीं है, जो मर्जी हो जाए इस मुल्क के अंदर। इन्हें सिर्फ अपना नैरेटिव सीधा रखना है और सिर्फ शोर करना है कि हम नहीं मानेंगे, एनआरओ देंगे। मांग कौन रहा है भाई आपसे? आप कौन, किस चीज का नाम? आपने तो एनआरओ दिए हुए हैं, अपने सब लोगों को एनआरओ दिए हुए हैं, आपने हर बंदे को एनआरओ दिया हुआ है और वो एनआरओ खत्म होने की मुद्दत आने ठीक हो गए, वो सब ने जेलों में। डॉक्टर साहब की तरफ, डॉक्टर साहब ये फरमाइए सर, ये जो 34 तरामीम है, वैसे तो गवर्नमेंट ये कह रही है 35 हैं और शायद खाकान अब्बासी साहब ने हमारे शो में कहा था 100 उन्होंने कहा हमने 100 तरामीम दी थी इसमें। तो सर ये जो तरामीम है ये तो वाकई शख्सी तरामीम नहीं है सर? आप मियां नवाज शरीफ साहब को बचाना चाहते हैं, उनकी फैमिली को बचाना चाहते हैं, उस तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने केसेस बचाना चाहती है, तो आप क्यों एक ऐसा नैब चाहते हैं कि जिसमें से आप सब लोग अलग हो जाए, निकाल दिए जाए और बाकी लोगों को पकड़ लिया जाए? जी डॉक्टर मुसद्दक साहब, डॉक्टर मुसद्दक जी, देखिए मेरा ये ख्याल है कि आप गिनना शुरू कर दें। शाहिद अब्बासी साहब जेल, SN इकबाल साहब जेल, मिफ्ता इस्माइल साहब जेल, ख्वाजा साद रफीक साहब जेल, ख्वाजा सलमान रफीक साहब जेल, शहबाज शरीफ साहब जेल, नवाज शरीफ साहब जेल, मरियम नवाज साहिबा जेल, कामरान माइकल साहब जेल, राना सनाउल्लाह साहब जेल, और अभी मैं गिनता जाऊंगा। इतनी लीडरशिप होती है। अब आप अगर चाहते हैं कि कानून ऐसा हो जिसमें आप ऑपोजिशन के तमाम लीडरान को जेलों में डाल दें ताकि आप 5 साल तक हुक्मरानी कर सकें, तो इस वक्त जोर बाजू आपके पास है, कुव्वत आपके पास है, ताकत आपके पास है, नैब आपकी लौंडी है, आप कर ले। थोड़े से लोग ही रह गए। पहले शाहिद अब्बासी साहब को आपने जेल में डाल के डराने की कोशिश की, अब आपने कहा कि ये तो बाज नहीं आए, ये तो फांसी की कोठरी के अंदर भी अपनी बात पे कायम रहे, तो ऐसे करते हैं इनका बेटा भी जेल में डाल देते, फिर तो इनको पता चलेगा कि बेटे का दुख नहीं देखा जाएगा या बेटी का दुख नहीं देखा जाएगा। दूसरी तरफ आप हुकूमत की जो जिन चीज़ों से शुबा पड़ता है, ये जिनको हम नेक नीति का फुकतान कहते हैं, उसमें आप 3 चीज़ें देखिए कि हुकूमत ने एक नैब का ऑर्डिनेंस पेश किया। ऑर्डिनेंस में तो किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, किसी भी ऑपोजिशन पार्टी ने। उस ऑर्डिनेंस में इन्होंने कहा हमारे ख्याल में ये चीज़ें जो है ना, ये इंसाफ है, इंसाफ पे मबनी है, और बाकी चीज़ों के बजाय ये इंसाफ हमें करना चाहिए। कहा चले ठीक है कीजिए। उसी ऑर्डिनेंस में लिखा कि ये इंसाफ जो हमने परसीव किया है ये बिजनेसमैन पे लागू होगा,
ये सरकारी अफसरान जो फाइलों को सिग्नेचर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उन पे लागू होगा, मगर ये इंसाफ ऑपोजिशन के लीडरान यानी सियासतदानों को नहीं मिलेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप किसी चीज को इंसाफ गर्दानते हैं तो फिर वो सियासतदानों पे लागू क्यों नहीं होगा? उसकी वजह ये है कि अगर सियासतदानों पे लागू होगा तो फिर आप उनको जेल में कैसे डालेंगे, और अगर जेल में नहीं डालेंगे तो फिर तो आपको जमहूरी तरीकाकार से ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। चले इस बात को छोड़ दीजिए, दूसरा बिल ले लें। अभी एक मनी लॉन्ड्रिंग का बिल आया है, फैटफ में कहीं ये नहीं लिखा हुआ, मैंने अभी आपको इसकी तफसील बताई है कि एक सेक्रेटरी के पास इतनी पावर हो कि वो 180 बिल देखिए रिजेक्ट हो गया आपकी तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी, उसमें तो बात ही नहीं हुई सर, ना वो टेंडर किया गया, ना उसके ऊपर वोटिंग हुई। नहीं चौधरी साहब, बात तो सुन लीजिए, मैं आपको हुकूमत की नेक नियति का अंदिया दे रहा हूं कि ये बिल टेबल हुआ, डिफीट हुआ, फिर वापस हुआ जब नहीं मानी ऑपोजिशन। लेकिन इसमें नियत क्या है कि आप 180 दिन के लिए बगैर बेल के किसी को भी सेक्रेटरी जो मातहत होता है इंटीरियर मिनिस्टर के, उसके लिए कागज लिखने पे 180 दिन के लिए जेल में डाल दें। चलें ये भी छोड़ दें। अब ये जो फैटफ के मैं समझता हूँ अच्छे बिल थे और हमने उसमें अच्छी कंट्रीब्यूशन की और मुझे बड़ी खुशी है कि वो पास हो गए, लेकिन ये कहना कि मुल्की मुफाद में बगैर पढ़े इस पे वोट कर दें, ये आपके सामने पड़ा अभी वोट करें, ये कौन करता है ऐसे? तो बात ये है कि मैंने जैसे आप पे पहले कहा कि हुकूमत का मकसद ये है इन लोगों को जेल में डालना, इस वजह से कोई भी इसमें तरमीम होगी तो वो हुकूमत को एनआरओ लगेगी। आपका ख्याल है कि गवर्नमेंट सिर्फ जो अपोजिशन वो ये चाहती है कि ऐसा एहतसाब हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन हो? फैज साहब ये एक नुक्ता है जो अपोजिशन की तरफ से बार बार बयान किया जाता है कि आप करप्शन खत्म नहीं करना चाहते, आप एहतसाब ही नहीं चाहते, आप सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन को शिकंजे में रखना चाहते हैं, पकड़ना। ये इल्जाम किस हद तक दुरुस्त है और आने वाले दिनों में ज़ाहिर नैब के कानून में कोई तब्दीली तो नहीं हो रही, तो वो आपका लाहेअमल क्या होगा? एक मैंने ब्रेक लेनी है, सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। फैसल साहब, अपोजिशन का कहना ये है कि ये एहतसाब सिर्फ हमारे लिए क्यों है, गवर्नमेंट के लोगों के लिए या गवर्नमेंट के इत्तेहादियों के लिए क्यों नहीं सर? ये बिल्कुल ही ये गलत मंत्र है इनका, बल्कि इसको थोड़ा सा हम एक पस मंजर जरूर देखेंगे इसमें कि जो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है ना, उसकी डेफिनेशन ये है कि जब इमरान खान ने पैनामा के खिलाफ आवाज उठाई, ये इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में लेकर चले गए, 1 साल मुकदमा चला और वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करते थे। उस पैसे पे उन्होंने हिसाब दिया जो बाहर कमाई की हलाल की, एक एक पैसा पाकिस्तान लेकर के आए बैंकिंग चैनल्स के जरिए, उस पे 60 से ज्यादा दस्तावेजात दी, एक एक पाई का हिसाब दिया और अदालत से सुरखरू निकले। वो थी इनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। इधर तो इनके केस चले और इनकी हुकूमतों में चले, आज तक नहीं दिखा सका एक डॉक्यूमेंट के जी हमारे अपार्टमेंट से कैसे हैं, वो ट्रस्ट डीड दी जाली, वो कतरी खत दिया, वो फ्रॉड। हमारे लोग हमारी हुकूमत में भी वजारतों से अलग हुए हैं और केसेस का सामना किया, नैब के सामने गए हैं। अलीम खान है, सिप्तान खान है, इधर बाबर अवान है, आजम सवाती हैं, कई मिसालें हैं जिन्होंने, और खैबर पख्तूनख्वा में हमारे सिटिंग एमपीज करप्शन की वजह से इमरान खान ने उनको फारिग किया इलेक्शन के बिल्कुल करीब। ये बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल कॉस्ट पे कर जानी पड़ रही थी पीटीआई को, लेकिन इमरान खान ने कहा नहीं, समझौता नहीं करना इस पे। तो हमारा तो ये है, ये एडवाइजर्स कल फारिग हुए सर, इनके पीछे भी कोई इस किस्म का स्कैम तो नहीं है कहीं? नहीं, इस पे मैं आता हूँ, लेकिन मैं एक छोटी सी बात करूं। ये जो बार बार कह रहे हैं ना, ये फैटिव का एक बिल जो था वो हमें काबिल कबूल नहीं था और हमने इन्हें कहा वो वापस ले लें, इन्होंने वापस ले लिया, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। फैटिव का तो वो बिल था ही नहीं, वो एक ऑर्डिनेंस था जो लैप्स कर गया, इकोनॉमिक टेररिज्म के हवाले से था, उसका फैटिव से कोई ताल्लुक नहीं था। इन्होंने जो प्रपोज की बीच में वो थोड़ी बहुत वर्डिंग का था, वो पर्सन का बीच में वो किया इन्होंने, वो हमने कर दिया। ये आपके सामने वो डॉक्यूमेंट। नैब की दुरुस्तगी की बात करते हैं, कवानीन में चेंजेस की बात करते हैं। 5 साल पीपल्स पार्टी का दौर रहा, 5 साल पीएमएलएन का दौर रहा, 10 साल इन दोनों ग्रुप्स का दौर रहा। इन्होंने नैब की कवानीन में कुछ भी नहीं किया, तरमीम क्यों नहीं की? अगर अब हम कुछ सही करने जा रहे हैं, चौधरी साहब मसला ये है कि ये कहते हैं सर कि हमारे जो वुज़रा अगर किसी के ऊपर एतराज भी हुआ तो सर वो उन्होंने ओहदे से हटा दिया था, वो फिर वहां से क्लियर होके वापस आया सर। नहीं तो क्या हुआ, क्लियर तो हो जाते हैं ना, ये ऐसा ही कमाल है
वो 2 वजीर आला बन के फिर रहे थे, उसके बाद नाम ले ना वजीर आला बनने का, उन्हें इसलिए जेल भिजवाया गया और उनकी फिर जमानतें हो गई। वो उनके खिलाफ केस ही इस किस्म का था कि खुद नैब ने जाकर कहा जी कि इनकी जमानतें करवा लें। इनके तो दूसरा सारे जो सवाती साहब है उनके खिलाफ क्या हुआ? बाबर रवान साहब को छोड़ दिया गया उसी केस में जिसमें राजा साहब जो हैं, राजा परवेज अशरफ साहब 35 खत लिखते हैं तो वो केस में भुगत रहे हैं, तो जो खतों का जवाब भी नहीं देते वो उनको छोड़ दिया जाता है। अगर ये नैब है, ये अदालतें हैं, तो फिर इसका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। दूसरी बात ये है कि ये देखें इनकी जो कानून साजी का इशू है कि ये बजट से पहले असेंबली और सेनेट चलते रहे, कोई उसके पास बिजनेस नहीं था, तब ये बिल नहीं लेकर आए और कोई बिजनेस नहीं था, खाली चलती रही ऐसे तीनों पे चलाते रहे। 30 सेकंड रह गए हैं, ये फरमाइएगा ये फैटअप का इशू, वो कहते हैं वो बिल था ही नहीं, जवाब दीजिए सर। आपकी आवाज नहीं आई, आपने क्या कहा? सर वो जो फैटअप आप कह रहे हैं कि जो एक इकोनॉमिक टेररिज्म के बारे में बिल लेकर आ रहे थे, इन्होंने कहा जी था ही नहीं वो। नहीं जी, बिल तो था, वो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक टेररिज्म के हवाले से था, वो कह रहे हैं वो फैटअप का नहीं था। सवाल ये पैदा होता है वो फैटअप से कोई ताल्लुक नहीं था। अगर फैटअप का होता तो हम तो पूरी कोशिश करते कि वो फैटअप की लेजिस्लेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये कैसे हो सकता है? अगर पब्लिक ठीक हो कैसे हो सकता है? मैं ये नहीं कह रहा। खत्म हो गया आप तो सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। आपको एडवांस ईद मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।